आज के किस्से में जिक्र होगी लोक जन कवि की सफर उस तरह से उस तार की। आज चर्चा उसकी होगी जिसने अपनी कलम से सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया। आज के किस्सा में जिक्र होगी उनकी जो अपनी कला से लोगों को मुतासिर किया। सचमुच उनकी मकबूलियत इस कदर बढ़ी कि लोगों में उनके प्रति दीवानगी की लहर चल गई। केहू कहे राय बहादुर, केहू कहे शेक्सपियर, छपरा जिला घर हमोड़ा, गांव कुतुबपुर दिया। आज के किस्सा में जिक्र होगी भोजपुरी साहित्य के शेक्सपियर कहे जाने वाले स्वर्गीय भिखारी ठाकुर जी। कोई शेक्सपियर बोला तो कोई राय बहादुर बोला, कोई लोक जन कवि बोला तो कोई भारतमुनि परंपरा के कलाकार, और भोजपुरी साहित्य का भारतेंदु हरिश्चंद्र का। इस कदर से मुख्तलिफ नाम से इनकी पहचान हुई। हर मौसम की हवा सुहानी नहीं होती, हर मौसम की हवा सुहानी नहीं लगती, हर वक्त इंसान में जवानी नहीं रहती। जिंदगी जीने के लिए तो सब लोग जीते हैं, जिंदगी जीने के लिए तो सब लोग जीते हैं, परंतु हर किसी की जिंदगी कहानी नहीं बनती। जी हाँ, दरअसल कहानियां तो सिर्फ उनकी बनती है जिनमें कुछ खास जान होती है, अपनी उज्जवल कीर्ति से जिनकी जग में पहचान होती है। जी हाँ, आज के किस्से में जिक्र होगी लोक जन कवि की। दरअसल आज के किस्से में जिक्र होगी लोक जन कवि की। जी हाँ, सफर उस तरह से उस तार की। आज के किस्सा में जिक्र होगी उस अनगढ़ हीरा की जिसे मुख्तलिफ नाम से पहचान की। आज चर्चा उसकी होगी जिसने अपनी कलम से सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया। आज के किस्सा में जिक्र होगी उनकी जो अपनी कला से लोगों को मुतासिर किया, और सचमुच उनकी मकबूलियत इस कदर बढ़ी कि लोगों में उनके प्रति दीवानगी की लहर चल गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। मैं सचिन शांडिल्य सिद्धांतवादी आपसे रूबरू हूँ एक अजीम शख्स के शख्सियत के साथ। आज मैं आपको सुनाऊंगा बहुआयामी प्रतिभा के धनी की दास्तान। जी हाँ, केहू कहे राय बहादुर, केहू कहे शेक्सपियर, केहू कहे राय बहादुर, केहू कहे शेक्सपियर, छपरा जिला घर हमोड़ा, गांव कुतुबपुर दिया। आज के किस्सा में जिक्र होगी भोजपुरी साहित्य के शेक्सपियर कहे जाने वाले महान विभूति स्वर्गीय भिखारी ठाकुर जी की। आज उनकी स्मृति में श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए आज उनके जीवन से संबंधित उनकी सारी कहानी को मैं आपसे रूबरू करने का प्रयास कर रहा हूँ, आपके सामने साझा करने का प्रयास कर रहा हूँ। स्वर्गीय भिखारी ठाकुर जी जो भोजपुरी के शेक्सपियर कहे गए, उनका जन्म 18 दिसंबर 1887 को बिहार के छपरा जिला के दियारा गांव कुतुबपुर में उनका जन्म 18 दिसंबर 1887 ईस्वी को एक नाई यानी हजाम परिवार में हुआ था। माता का नाम शिवकली देवी और पिताजी का नाम दल सिंगार ठाकुर यानी नाई परिवार में स्वर्गीय भिखारी ठाकुर जी का जन्म हुआ। ये छपरा के थे और इन्होंने अपने जीवन में इतनी उज्जवल कीर्ति की, अपनी कला से और अपनी रचना से इस कदर लोगों को मुतासिर किए कि इनकी मकबूलियत दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और लोग विवश होकर के इनके नामों में संशोधन करते गए। कोई भिखारी ठाकुर जी को शेक्सपियर बोला तो कोई राय बहादुर बोला, कोई लोक जन कवि बोला तो कोई भारतमुनि परंपरा के कलाकार बोला, कोई भोजपुरी साहित्य का भारतेंदु हरिश्चंद्र का। इस कदर से मुख्तलिफ नाम से इनकी पहचान हुई। स्वर्गीय भिखारी ठाकुर जी वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, परंतु जब भी साहित्य की चर्चा होती है तो साहित्य शिरोमणि भोजपुरी की स्वर्गीय भिखारी ठाकुर जी की चर्चा करना लाजमी हो जाता है। और जो भोजपुरी साहित्य में स्वर्गीय भिखारी ठाकुर जी के बारे में नहीं जानते हैं उनको जानना जरूरी है, क्योंकि नई पीढ़ी के लोग भी जान जाएं कि स्वर्गीय भिखारी बाबा कौन थे। तो आज मैं उनकी दास्तान यानी शुरू से लेकर के अंत तक उनकी कहानी को आपसे साझा करने का प्रयास कर रहा हूँ। भिखारी ठाकुर जी का जन्म एक बेहद गरीब नाई परिवार में हुआ था, जिनका मुख्य पेशा हजामत बनाना और शादी विवाह के उत्सव में शरीक होकर के अपने नेक से काम चलाना, यह उनका मुख्य पेशा था। अपनी गरीबी की वजह से भिखारी ठाकुर जी ज़्यादा पढ़ नहीं पाए, यानी बहुत कम उम्र में अक्षर भर का मात्र उनको ज्ञान था, अक्षर भर का ज्ञान रहा, नहीं पढ़ाई लिखाई कर पाए और अपनी पुश्तैनी जो पेशा है गृहस्थी जिसको बोलते हैं, दाढ़ी हजामत बनाना, शादी विवाह में शरीक होकर के उसका नेग लेना, यानी इस प्रकार के न्योता का कार्ड बांटना,
यानी अनेकों जो वो समाज में जो काम होता है नाई का, उस तरह से पुस्तैनिक काम को करके अपनी गृहस्थी को चलाना शुरू कर दिए भिखारी ठाकुर जी। इस तरह से वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी से जो परंपरा चली आ रही थी, दाढ़ी हजामत बनाना, शादी विवाह में शरीक होकर के, जनेऊ में, यानी अन्य प्रकार के मांगलिक उत्सव में शरीक होकर के और उससे नेग लेकर के अपने गृहस्थी को चलाना, यही परंपरा को आगे बढ़ाते हुए स्वर्गीय भिखारी ठाकुर जी भी बचपन में इसी पेशा को अपनाए और लोगों का दाढ़ी हजामत बनाना शुरू कर दिए। शादी विवाह में उपस्थित रहकर नेग लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम शुरू कर दिया। देखिए, इसके बाद भी जीवन की जो गाड़ी है, जीवन की जो आवश्यकता है, इसकी पूर्ति नहीं हो रही थी, जिस वजह से ये अधिक पैसा कमाने के लिए बंगाल यानी खड़गपुर में चले गए। बंगाल में खड़गपुर में चले गए और वहां जाकर के एक नौकरी करना शुरू कर दी। लेकिन वहां नौकरी करते हुए भी ये अपने पुस्तैनी पेशा यानी दाढ़ी हजामत बनाने का काम बंद नहीं किए। वहीं पर एक मेदिनीपुर में इन्होंने एक लीला देखा, रामलीला जिसमें बोलते हैं, और ये कला वहां पर देखी रामलीला, जिसमें राम सीता यानी राम से संबंधित, रामलीला में राम जी के जीवन से संबंधित कला को दिखाने वाले कलाकार से ये रूबरू हुए, तो इनके जीवन में भी कला के प्रति लगाव बढ़ गया और इस कदर लगाव बढ़ा कि इन्होंने भी अपना जीवन इस कला के प्रति रुख कर दिए और खड़गपुर में लगी हुई नौकरी को छोड़ करके वापिस गांव की तरफ चल दिए और कला के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिए। यहाँ तक बताया जाता है कि जब इन्होंने नौकरी छोड़ दी और जब कला का काम शुरू कर दिया, कला यानी उस वक्त नाच कहा जाएगा, नाच का काम शुरू किया, नाच मंडली बनाई और पुरुषों को स्त्री के वेश में, स्त्री का वेश पकड़वा कर, स्त्री के वेश में बनाकर कला दिखाने का काम करते थे। जैसे आज की भाषा में बोलेंगे लौंडा नाच, यानी लौंडा नाच की जो विधा थी, इसको विकसित स्वर्गीय भिखारी ठाकुर जी की। इस तरह से पुरुषों को महिलाओं का पोशाक पहना करके महिलाओं के रूप में मंच पर ला करके और महिला का ही किरदार प्ले कराते थे, यानी महिला का किरदार दिखाने का काम करते थे और दिखवाते थे, जिस तरह से लोगों के प्रति इनकी कला की दीवानगी बढ़ती जाती। और देखिए, सच्चाई ये भी है, समाज के अंदर जो कुरीतियां चल रही थी, उस कुरीतियां पर इन्होंने कलम से प्रहार किया। यानी उस वक्त जब लोग नौकरी करने के वास्ते बंगाल जाते थे और वहां जाकर के नौकरी करते करते वहीं शादी विवाह करके रह जाते थे और घर की सूझबूझ लेना भूल जाते थे और अपने पत्नी की खबर लेना भूल जाते थे, उस वक्त इन्होंने लिखा विदेशिया, और विदेशिया नाटक लिख करके बंगाल में जाकर के विदेशिया का मंचन किए, टाटा में जाकर के मंचन किया, अनेकों शहर में जाकर के इन्होंने मंचन किया। तो वहां जो लोग बिहार से जाकर के पलायन हुए थे और अपने घर की सूझबूझ लेना भूल गए थे, इनके नाटक को देख करके उनके घर का स्मरण याद हुआ और वो पुनः घर की तरफ रुख कर दिए। इस कदर समाज में जो बदलाव चाहिए, नाटक के माध्यम से इन्होंने लिखा विदेशिया, और विदेशिया में देखने के बाद में जो लोग घर को भुला गए थे, घर को भूल गए थे, वो लोग पुनः घर की तरफ अपना रुख करके घर आ गए और फिर उनका परिवार अच्छा से रहने लगा। गरीब तबके के लोग जो होते थे, अपनी बेटी को कुछ पैसे लेकर के अमीर घर के बुढ़े आदमी से, जिनकी उम्र 50, 60, 70 यानी अधिक उम्र की जो होती थी, उन लोगों से पैसा लेकर के, गरीबी थी इस वजह से अपनी बेटी को बेच देते थे। तो इन्होंने लिखा बेटी बेचवा। बेटी बेचवा नाटक लिखने का मुख्य मकसद उनका यही था कि कम उम्र की बच्ची को पैसे की किल्लत की वजह से मजबूर, लाचार, मजलूम बाप किसी राजघराने में या किसी भी अन्य तरह के जो उसके लायक नहीं है, उससे वृद्ध व्यक्ति से शादी कर देते थे, जिस वजह से उस लड़की के साथ में बहुत बड़ा अन्याय होता था। परंतु व्यवस्था थी, माता पिता की भी व्यवस्था थी, दहेज चरम सीमा पर थी, जिस वजह से मजबूरी में लाचार बाप कुछ पैसा लेकर के अपनी बेटी को उससे शादी कर देता था। शादी करने की प्रथा थी, लेकिन इस शादी करने की प्रथा, लड़की वाला अगर लड़के वाले से कुछ लेता है तो इसे बोलते हैं बेटी बेचना। हमारे यहाँ रीत है, बेटी की शादी करने के बाद में
लड़की का पिता जो होता है सो दहेज स्वरूप कुछ देता है, इसमें डिमांड नहीं होती है, कोई मांग नहीं होती, अपनी स्वेच्छा से कुछ दे देता है, उसी को दहेज बोला जाता है। तो ये प्रथा है हमारे तरफ। लेकिन अगर वही लड़की का पिता अगर लड़के के घर वाले से, लड़के के पिता से कुछ लेता है तो यहाँ ये रीत है कि इसको गाली के रूप में दिया जाता है, इसको बोला जाता है बेटी बेचने का काम कर रहा है, जिसमें समाज में उस व्यक्ति को तौहीन किया जाता है और एक गलत दृष्टि से, गलत नजर से देखा जाता है। इस सामाजिक कुरीतियों पर उन्होंने कलम के माध्यम से प्रहार किया और नाटक लिखा बेटी बेचवा। ये बेटी बेचवा नाटक इस सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करते हुए लिखा गया, जिसकी मकबूलियत हो गई और जगह जगह पर मंचन किया गया। बेटी बेचवा का नाटक को मंचन किया गया, जिस वजह से लोग जो राह भूल करके भटक गए थे वो लोग फिर अपने जगह पे आ गए और बोले कि नहीं, हम बेशक गरीबी में जी लेंगे लेकिन इतनी बड़ी गुनाह नहीं करेंगे, इतनी गुस्ताख नहीं करेंगे, अपनी बेटी के साथ, अपनी लाडली के साथ अन्याय नहीं करेंगे। ये उनके नाटक का असर था। उसके बाद जो भी समाज में कुरीतियां चल रही थी, भाई विरोध, गोबर गिचोर, गंगा स्नान, रामलीला, रासलीला, कृष्ण लीला, यानी अनेकों तरह की रचनाएं इन्होंने अपने कलम से लिखा। देखिए ताजुब की बात ये भी है, ये कोई खास पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी पूरी रामचरित्र मानस उनको कंठस्थ था, यानी जवानी याद था। उनके अक्षर सिखाने वाले जो गुरु थे उनका नाम था भगवान लाल साहब। जो भगवान लाल साहब थे वही उनको लिखने पढ़ने की तालीम दिए थे, ज्यादा कुछ नहीं पढ़े थे, बस अक्षर मात्र का ज्ञान होने के बाद और जो कुछ भोजपुरी भाषा यानी अपनी मातृभाषा में जो लिखे दुनिया में प्रचलित हो गया और उनकी मकबूलियत इस कदर बढ़ गई। एक बार की कहानी यह है कि एक बार टाटा में वो मंचन करा रहे थे और नाटक विदेशिया चल रहा था। विदेशिया नाटक देखने के लिए बहुत सारे लोग जो भोजपुरी भाषी लोग हैं वो सभी लोग उनकी कला को देखने के लिए गए और विदेशिया नाटक देखते देखते उनको घर का स्मरण हुआ और वो पुनः कंपनी छोड़ करके घर की तरफ आ गए। तो इनकी दीवानगी को देख करके उस वक्त राय बहादुर की उपाधि अंग्रेज ने दिया था। बोला कि नहीं, इस वक्त इस इंसान में सचमुच हुनर है, ये सचमुच राय बहादुर है। तो राय बहादुर की उपाधि जो दिया उस अंग्रेज के माध्यम से स्वर्गीय भिखारी ठाकुर जी को राय बहादुर की उपाधि मिली। आगे चल करके इनकी नाटक की इतनी मकबूलियत बढ़ गई कि प्रोफेसर डॉक्टर मनोरंजन प्रसाद जी ने, जो अंग्रेजी के विद्वान थे, तो उन्होंने भोजपुरी के शेक्सपियर के नाम से इनको नवाजा, यानी भोजपुरी के शेक्सपियर की उपाधि कोई दिए तो इंग्लिश के प्रोफेसर डॉक्टर मनोरंजन प्रसाद जी के माध्यम से भिखारी ठाकुर जी को शेक्सपियर कहा गया। पुरुष को स्त्री के रूप में तैयार करके मंच पर नचाने की विधा जो है इसको विकसित स्वर्गीय भिखारी ठाकुर जी ने किया और नाच दिखाते थे और अपनी रचना को प्रस्तुत करते थे। जो भी कलाकार उनके मंडली में थे उनको विभिन्न किरदार में तैयार करके मंच पर दिखाने के काम किया करते थे। उनकी नाच मंडली थी इस कदर मकबूल हुई, उनकी मकबूलियत इस कदर बढ़ी कि लोगों में उनके प्रति दीवानगी की लहर चली और लोग दूर दूर से उनका नाच देखने के लिए आया करते थे। इस कदर उनके नाच के प्रति लोगों की दीवानगी बढ़ गई, जिस वजह से 1930 ईस्वी से लेकर 1970 तक इन्होंने नाच में खुद काम किया और उस वक्त बिहार के अलावा बंगाल, असम, नेपाल, यूपी, झारखंड, आज की भाषा में झारखंड भी होगा, यानी अन्य शहरों में जाकर के टिकट पर नाच दिखाया करते थे। एक बड़ी ताजुब की बात है कि टिकट पर नाच दिखाया करते थे। इतनी दीवानगी बढ़ गई थी कि लोग सिनेमा घर में जाने के बजाय इनके नाच मंडली में आकर के टिकट कटा करके नाच देखते थे, जिस वजह से कई सिनेमा घर बंद हो चुके। एक बार का किस्सा है, असम में ये अपनी नाच मंडली को चला रहे थे, वहाँ टिकट पर नाच दिखा रहे थे, जिस वजह से कई सिनेमा घर में कई दिनों से ताला बंद हो चुका था। तब थक हार करके एक सिनेमा घर का मालिक वहाँ के तत्कालीन कलेक्टर के पास जाकर के आवेदन किया, अर्जी किया कि साहब हम आपको टैक्स पेड करते हैं और अगर हमारी कमाई नहीं होगी, हमारा धंधा नहीं चलेगा, फिर हम आपको टैक्स कैसे पेड करेंगे और हमारे परिवार का गुजारा कैसे होगा।
इसलिए आपसे निवेदन है कि कृपया करके इस नाच मंडली को यहाँ से हटवाएं। जिस वजह से वहाँ के तत्कालीन कलेक्टर ने ये आदेश निकाला कि कृपया करके आप अविलंब हम नाच मंडली बंद करके यहाँ से चले जाइए, अन्यथा आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तब भिखारी ठाकुर जी वहाँ से अपनी रातों रात नाच मंडली बंद करके असम से डायरेक्ट बिहार की तरफ आए। ये कहानी है। टाटा में जब विदेशिया का मंचन कर रहे थे तो बहुत सारे कंपनियां बंद हो चुकी थी, यानी नाच देख करके लोग गांव की तरफ रुख कर दिए। अंग्रेज का जमाना था, उस वक्त कानून बहुत कड़ा कानून था, उस वक्त वो नाच दिखाया करते थे और जो सामाजिक कुरीतियां है उस पर प्रहार किया करते थे, यानी कलम और कला दोनों के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार डालते हुए लोगों का मनोरंजन दिया करते थे। उनकी नाच मंडली में और उनकी रचना में स्वस्थ मनोरंजन दिया जाता था। भिखारी ठाकुर जी एक कुशल अभिनेता थे, एक कुशल निर्देशक थे और एक कुशल लेखक थे। यानी स्क्रिप्ट लिखते थे, खुद ही कविता लिखते थे, गीत लिखते थे और नाटक लिखते थे। आज भी लोग उनकी रचना को पढ़ते हैं, कहीं सुनते हैं तो लोग उनकी रचना को सुनकर के मुतासिर हो जाते हैं और सचमुच उनकी रचना के प्रति इतनी आकर्षण है कि कोई सुनेगा तो जरूर उनको याद करेगा। और भिखारी ठाकुर जी भोजपुरी में जो करके गए हैं, जो कुछ लिख करके गए हैं, उस पर रिसर्च किया जा रहा है और भोजपुरी भाषा में उनकी रचना को पढ़ाया जा रहा है। आज बहुत सारी किताबें उनकी है, बहुत सारी रचनाएं हैं जो भोजपुरी भाषा में पढ़ाई जाती है। वो बहुत किताब लिखी, बहुत कहानियां लिखी और ताजुब की बात यह है कि मात्र अक्षर भर का ज्ञान रहने के बावजूद कलम से आप एक क्रांति की लहर खड़ा कर दी और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लिए। जो लोग अपने मूल्य कर्म से भटक गए थे, अपने मूल्य कर्तव्य से भटक गए थे, उनको जागरूक किए और पुनः भटके हुए लोगों को खींच करके जगह पर लाने का काम किया। इस हिसाब से बोला जाए, इस लिहाज से बोला जाए तो भिखारी ठाकुर जी एक समाज सुधारक भी थे। एक अच्छे समाज सुधारक, एक अच्छे लेखक, एक अच्छे कलाकार, एक अच्छे निर्देशक के रूप में स्वर्गीय भिखारी ठाकुर जी को याद किया जाता है। भिखारी ठाकुर जी 29 रचना लिखी, यानी 29 प्रकार की किताब लिखी, जिसमें मुख्य रूप से उनका नाटक विदेशिया, बेटी बेचवा, गोबर घिचो, भाई विरोध, गंगा स्नान, कृष्णलीला मुख्य रूप से चलता है। जो नाटक नाच मंडली वाले दिखाते हैं या हर जगह किताब उपलब्ध है और इनकी यही लेखन शैली से मुतासिर होकर के अंग्रेजी के विद्वान प्रोफेसर मनोरंजन प्रसाद जी ने उन्हें शेक्सपियर की उपाधि दिया। अंग्रेज उन्हें राय बहादुर बोले, वहीं डॉक्टर उदय नारायण सिंह लोकजन कवि कहे, यानी भोजपुरी के लोकजन कवि की उपाधि डॉक्टर उदय नारायण सिंह दी। दुनिया भर में भ्रमण करने वाले महान विद्वान, अनेकों भाषाओं के ज्ञाता पंडित राहुल संकृत्यान ने भिखारी ठाकुर जी को अनगढ़ हीरा कहा। उनकी कला से मुतासिर होकर पटना के IAS जगदीश चंद्र माथुर जी ने उनका बायोग्राफी किया और उन्हें भरत मुनि परंपरा का कलाकार कहा। इस तरह शेक्सपियर, राय बहादुर, लोकजन कवि, भोजपुरी का भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी अनेकों नाम से, अनेकों उपमाओं से सुशोभित करके भिखारी ठाकुर जी का ये सब सारा नाम बन गया, उपनाम बन गया। यह सत्य है कि भिखारी ठाकुर जी बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। उनके बारे में कुछ कहना अर्थात सूरज को दीपक दिखाना है। खास करके वो स्त्रीवादी कलाकार थे और स्त्रीवादी कवि थे। चूंकि नारी के इर्द गिर्द में उनकी कहानी ज़्यादा चलती थी, उनको बोला गया कि नारीवादी कवि थे। चूंकि जो भी रचना लिखते थे नारी के इर्द गिर्द ही कहानी को क्रिएट करते थे। कहानी क्रिएट करने की जो उनकी विधा थी, स्त्री के व्यथा को जिस तरह से, जिस स्तर से वो बयां किए हैं, सचमुच अगर कहा जाए तो एक स्थिति को एक स्त्री के लिए भी बयां करना मुश्किल सा लगेगा, उस भावना को समझना मुश्किल होगा। जिस स्तर पर जाकर के स्वर्गीय भिखारी ठाकुर जी ने स्त्री की व्यथा को बयां किया, कहा गया कि जहां न पहुंची रवि वहां पहुंची कदर। इस कदर सोचने समझने की जो शक्ति उनके अंदर थी, प्रबल थी। वो नारी के दर्द को, नारी की व्यथा को कितने स्तर से जाकर के समझे और सोच रहे थे और सोच करके समाज में दिखाने का प्रयास किए। शायद
अगर कहा जाए तो शायद औरत के लिए भी इस चरित्र का चित्रण करना और उस भावना को व्यक्त करना मुश्किल सा हो जाएगा। स्त्री के चरित्र को दिखाते दिखाते, स्त्री के चरित्र को लिखते लिखते वो खुद नारीवादी हो गए थे। उनके बारे में भी लोग अनेकों आलोचना भी करते थे। उस वक्त वो अनेक जगह आलोचना भी होती थी, कुछ लोग उनको भी नारी बोलते थे। क्योंकि कहा है इंसान जिस तरह की मनोवृत्ति बना लेता है उस तरह के उसके अंदर ख्याल बनने लगता है और उसका हाव भाव ऐसा बनने लगता है। तो स्वर्गीय भिखारी ठाकुर जी भी मंच पर स्त्रियों का किरदार प्ले करते थे, खुद करते थे और दूसरे से भी करवाते थे, जिस वजह से उनके चलने ढलने हाव भाव जो जिसको बोलते हैं थोड़ा बहुत स्त्री की तरफ हो गया था। किसी ने तो मजाक में यहाँ तक भी बोल दिया, उनकी पत्नी से यानी स्वर्गीय भिखारी ठाकुर जी की पत्नी से जाकर के किसी ने बोला कि आपके पति मर्द है ना, मुझे तो शक होता है, पता कीजिएगा। मैं अपनी बाइट में बोल रहा हूँ, ये सच्चाई है। और इस बात को चंदन तिवारी जी अपने इंटरव्यू में इस बात को बयां की है कि ये बात उनकी पत्नी से किसी ने मजाक में बोला था। यानी स्वर्गीय भिखारी ठाकुर जी का चाल चलने का तरीका, हाव भाव, किसी से बात करने का तरीका स्त्री के जैसा हो गया था, स्त्री के जैसा हो गया था, जिस वजह से लोग कुछ आलोचना भी उनके प्रति करते थे। यही सच्चाई है। उनकी जितनी भी कृतियां हैं सब उज्ज्वल कोटि की है, लेकिन अगर सबसे सर्वोच्च कृति की बात की जाए जिसकी मकबूलियत सबसे ज्यादा बढ़ी है तो एक नंबर में विदेशिया है। क्योंकि विदेशिया नाटक जो है उसकी मकबूलियत इतना बढ़ गई कि बॉलीवुड वाले को भी उस पर फिल्म बनाना पड़ा। बॉलीवुड वाले आए और इनसे निवेदन किए कि आप अपनी कहानी को और अपने खास करके टाइटल जो है विदेशिया इसको दीजिए और हम आप इस पर फिल्म बनाएंगे और आपको भी रखेंगे। कुछ बातचीत किए और भला फुसला करके इनको बॉलीवुड वाले लेकर के गए और वहां जाकर के काम लिया गया और इनसे गीत गवा करके रिकॉर्डिंग किया गया। और पैसा क्या मिला मैं इस सच्चाई को तो नहीं जानता हूँ और नहीं बयां कर सकता हूँ, लेकिन ये सुनने को मिलता है कि उसमें भी कुछ 420 ने फ्रॉडिज्म दिखाया गया, उनके साथ भी सही व्यवहार नहीं किया गया। लेकिन विदेशिया जो नाटक है उनसे अनुमति ले लिया गया, सिग्नेचर करा दिया गया और उनको बोला गया कि आपका पैसा चेक के माध्यम से, अकाउंट के माध्यम से घर पे चला जाएगा, आप चले। और उनको ट्रेन का टिकट कटा करके गाँव भेज दिया गया। इस तरह से उनके साथ भी कुछ धोखा किया गया। इस कदर नाचते गाते लिखते पढ़ते 83 साल 6 महीना की जिंदगी, यानी 83 साल 6 महीने की जिंदगी में उस तरह से उस्ताद बनने तक का सफर तय किया और अंत में 10 जुलाई 1971 ईस्वी को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से अलविदा हो गए। ये रहा स्वर्गीय भिखारी ठाकुर जी का जीवन परिचय संक्षिप्त। तो ये रहा छपरा जिला के शान, भोजपुरी के आन, लौंडा नाच के तान, भिखारी ठाकुर महान से जुड़ा संक्षिप्त जीवन परिचय। आप देख रहे हैं विंसन इंडिया। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और हर प्रकार के अपडेट खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।